Hello everyone. So in today's video we are going to revise Hindu Marriage Act for your Punjab Judiciary exam and for other states judiciary exam. This is helpful. So Hindu Marriage Act में सबसे पहले तो we'll see what are the ancient sources and modern sources of Hindu law. तो ये क्वेश्चन बहुत बार प्री के एग्जाम में आता है कि एंशियंट सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज कौन से हैं हिंदू लॉ के. तो एंशियंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ आर श्रुति स्मृतिज, दैट इज स्मृतिज, commentaries, dayas and custom. So these are the ancient sources of Hindu law. So what are the modern sources of Hindu law? Modern sources कौन से हैं? Equity, justice, good conscience and precedent and legislation. So these are the modern sources of Hindu law. Now ये एक्ट जो है ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? So this act extends to the whole of India. ये सारे इंडिया तक एक्सटेंड करता है. एंड ये जो एक्ट है, हु इज़ अ हिंदू, ठीक है, हिंदू हम किसे कहेंगे? तो दिस एक्ट अप्लाइज ऑन व्हाट? ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई करता है? ये एक्ट अप्लाई करता है किसी भी पर्सन के ऊपर जो हिंदू है बाय रिलीजन, इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग द वैश्वा, लिंगायत और फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज, या फिर कोई भी पर्सन जो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है बाय रिलीजन, सो दैट इज ऑल्सो हिंदू. तो हिंदू मैरिज एक्ट उसके ऊपर भी अप्लाई करता है. या फिर टू एनी अदर प्रोविजन दैट इज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू दिस एक्ट एक्सटेंड्स, जो कि किसके ऊपर ये नहीं अप्लाई करता है? मुस्लिम्स के ऊपर नहीं अप्लाई करता. मोहम्मदन लॉ है, वी नो दैट, उसके लिए क्रिश्चियंस के ऊपर नहीं अप्लाई करता है, पारसीज के ऊपर नहीं करता. या फिर हु इज अ ज्यू बाय रिलीजन. सो इस रिलीजन के ऊपर जो है हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट अप्लाई. ना हु इज अ हिंदू, हम कौन से पर्सन को कहेंगे कि दिस पर्सन इज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन जिसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई करता है? तो एनी चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, जिसके दोनों पेरेंट्स या तो हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं या सिख्स बाय रिलीजन है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी है, ठीक है, दीज आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो अगर कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है इनसे सी, अगर ये दोनों ही हिंदू हैं, इफ दे आर बोथ हिंदूज, देन दिस चाइल्ड इज अ हिंदू. नाउ अगर इनमें से एक चाइल्ड जो है, ए इज अ हिंदू, बी किसी और रिलीजन का है, सपोज बी इज ऑफ ज्यू रिलीजन, ना बट सी का जो ब्रॉटअप हुआ है दैट इज अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजन, तो ये चाइल्ड क्या होगा? दिस विल बी अ हिंदू. So this says that the following persons are Hindu, Buddhist or Jains or Sikh by religion. Any child, legitimate या illegitimate, जिनके दोनों पेरेंट्स हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन या सिख्स बाय रिलीजन है. एनी चाइल्ड जो लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट है. वन ऑफ हुज पेरेंट्स, जिसका एक पेरेंट जो है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन है. एंड हु इज brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged. एंड जिसका ब्रॉटअप कैसे हुआ है? एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली, जिसमें कि ऐसे पेरेंट का टू विच सच पेरेंट बिलोंग और बिलोंग. या फिर कोई भी पर्सन कन्वर्जन से भी हिंदू बन सकता है, कोई भी पर्सन. सो एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, सो दैट पर्सन इज व्हाट? दैट इज अ हिंदू. दिस सेज दैट notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the members of the scheduled tribe. तो इस एक्ट में जो भी है, ठीक है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा. जिसका मीनिंग हमें कहाँ पे दिया हुआ है? दैट इज डिफाइंड अंडर क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनलेस कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में डायरेक्ट करे. तो ये एक्ट जो है, दिस डज नॉट अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब अनलेस कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गजेट से डायरेक्शंस दी. एंड सेंट्रल ट्राइब का मीनिंग जो है दैट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 366 ऑफ क्लॉज 25 में. दिस इज डिफाइंड. नाउ व्हाट इज द कस्टम और यूसेज? तो एक्सप्रेशंस जो कस्टम एंड यूसेज हैं, हम कब कहेंगे कि दिस इज अ कस्टम? तो एनी रूल जिसको कि लोग कंटिन्यूसली, यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, ठीक है. अगर कोई दैट इज अ कोई कस्टम है, ठीक है, कोई चीज़ है, ठीक है, जिसको लोग बहुत लोकल एरिया है, ट्राइब है या कम्युनिटी है, ग्रुप या फैमिली है, अगर उसको लोग कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो हम उसको क्या कहेंगे? दैट इज अ कस्टम और यूसेज. तो यूनिफॉर्मिटी का होना ज़रूरी है. देयर मस्ट बी अ सर्टेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी.
रूल जो है वो सर्टेन होना चाहिए, वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, एंड दैट शुड नॉट बी अपोज्ड बाय द पब्लिक पॉलिसी। ये रूल तब भी जो है एप्लीकेबल होगा अगर जो फैमिली है अगर उसने डिसकंटिन्यू नहीं किया है उस रूल को। So next is what is full blood, half blood and uterine blood, very important definitions. So what is the meaning of full blood? Full blood का मतलब है two persons are related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor. ठीक है, अगर वो कॉमन एंसेस्टर से डिसेंड किए जाते हैं, उनको सेम वाइफ जो है डिसेंड करती है। बाय हाफ ब्लड का मतलब क्या है? व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ, बट जो वाइफ्स हैं वो डिफरेंट है। तो दो पर्सन्स को हम कब कब कहेंगे कि वो फुल ब्लड से रिलेटेड है? व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। हाफ ब्लड से हम कब कहेंगे? व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ। यूट्रिन ब्लड हम कब कहेंगे कि टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्रिन ब्लड? टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्रिन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। अगर वो डिसेंडेड हैं कॉमन एंसेस्टर से बट बाय डिफरेंट हस्बैंड, बट उनके जो हस्बैंड्स हैं वो डिफरेंट है। These definitions are very very important for your pre-exam. Next is what is a spindle relationship? इसकी definition भी बहुत important है. So this means spindle relationship extend कहाँ करता है? This extends your third generation in the line of ascent through the mother and fifth generation हम किसकी side देखेंगे? Through the line of in the line of ascent through the father. So fifth generation from the father's side and third generation in the line of ascent through the mother, and this is inclusive. Okay. So two persons are said to be spindles of each other अगर one is lineal ascendant of the other within the limits of the spindle relationship, या फिर अगर they have common lineal ascendant who is within the limits of the spindle relationship with reference to each other. तो generations हम कितनी count करेंगे? 3 generations from the mother side inclusive and 5th generation from the father side. What are degrees of prohibited relationship? तो अगर कोई भी स्पिंडल्स में शादी करता है, ठीक है, दैट इज वॉइड मैरिज, ठीक है, दैट इज नॉट वैलिड। अभी आगे हम सेक्शन 5 में पढ़ेंगे कि कंडीशंस में। सिमिलरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप? दो पर्संस को हम कब कहेंगे कि दीज आर रिलेटेड विद इन द डिग्रीज बाय ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप? व्हेन वन इज द लीनियन असेंडेंट ऑफ द अदर, या फिर इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। अगर जो एक पर्सन है वो लीनियन असेंडेंट है दूसरे का, या फिर अगर एक जो पर्सन है वो वाइफ या हस्बैंड है लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट दूसरे का। अगर वन जो है दैट इज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, उससे शादी नहीं की जा सकती है। फादर या मदर, फादर्स और मदर्स ब्रदर, और ऑफ ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड मदर्स ब्रदर ऑफ द अदर। अगर दो पर्सन ब्रदर एंड सिस्टर हैं, दे कैन नॉट मैरी, दैट मैरिज इज वॉइड। अगर अंकल एंड नीस हैं वो शादी नहीं कर सकते हैं। आंट एंड नेफ्यू हैं वो शादी नहीं कर सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ब्रदर एंड सिस्टर के चिल्ड्रन जो है वो शादी नहीं कर सकते हैं। दो भाइयों के बच्चे शादी नहीं कर सकते हैं। दो सिस्टर्स के बच्चे जो हैं वो मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें हैं जो जनरली आपको वैसे भी हमें पता है अगर, ठीक है, कि ये लोग जो हैं हिंदूज में ये दीज पर्सन कैन नॉट मैरिज। तो वन इज, जैसे हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं उसमें भी आपको कैपेसिटीज दी हुई है कि एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी दी है कि कोई कॉन्सेंग्युइनिटी में शादी नहीं कर सकता, एफिनिटी में शादी नहीं कर सकता, कोई फॉस्टरेज है तो वो शादी नहीं कर सकता, दैट इज द वॉइड मैरिज। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी हमें वहां पे भी दी हुई है। सिमिलरली हिंदू लॉ में भी आपको डिग्रीज दी हुई है कि दो पर्सन ऐसे शादी नहीं कर सकते हैं। अगर वाइफ या हस्बैंड है लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ द अदर की, ब्रदर सिस्टर हैं, टू ब्रदर्स के बच्चे हैं, टू सिस्टर्स हैं, ठीक है, या फिर दो ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है, दीज कैन नॉट मैरी। तो फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज F2G जो हमने पढ़ा, रिलेशनशिप क्या इंक्लूड करता है? रिलेशनशिप हाफ ब्लड से भी हो सकता है, यूट्रिन से भी, फुल ब्लड से भी, इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेजिटिमेट भी हो सकता है, रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड, एंड ऑल टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इन दोज क्लॉजेस कैन बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। So what is the overriding effect of that? So this says any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that law in force immediately before Hindu marriage, before the commencement of this act, shall cease to have effect with respect to any matter for which the provision is made in this act.
तो कोई भी टेक्स्ट रूल, कोई भी इंटरप्रिटेशन हिंदू लॉ या कोई कस्टम और यूसेज जो पार्ट था, ठीक है, इमीडिएटली इस एक्ट के आने से पहले वो सीज कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर जिसके साथ ये एक्ट डील करता है, या फिर एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल सीज टू हैव इफेक्ट इन सो फार, अगर वो इनकंसिस्टेंट है किसी भी प्रोविजन के साथ जो इस एक्ट में दी गई है। Now there are different conditions of a Hindu marriage. Conditions क्या है, ठीक है, बाइगैमी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर ए और बी ने शादी करनी है तो ये नहीं होना चाहिए कि ए इज ऑलरेडी मैरिड टू सी या फिर बी इज ऑलरेडी मैरिड टू डी। अगर इनको शादी करनी है तो इनकी डेथ हुई होनी चाहिए, या फिर ठीक है क्या होना चाहिए, या फिर ये इन्होंने डाइवोर्स दिया हुआ है एंड टाइम अपील का जो है वो खत्म हुआ है। तो मैरिज में भी सॉलमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदूज अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल है। क्या कंडीशंस? दैट नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि दोनों पार्टीज में से किसी का भी स्पाउस लिविंग नहीं है मैरिज के टाइम। एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी इज इनकेपेबल, दोनों में से कोई भी पार्टी इनकेपेबल नहीं है ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, ठीक है, कैपेबल है वो वैलिड कंसेंट देने के लिए, हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच ए काइंड, वो सफर करे मेंटल डिसऑर्डर ऐसी चीज से या टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, और हैज बीन सब्जेक्ट टू रीअकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी और एपिलेप्सी, या फिर रीअकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी या एपिलेप्सी उनको होता है, ठीक है। तो सॉरी दिस इज नो मोर, ठीक है, हैज बीन सब्जेक्ट टू रीअकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। तो दीज आर द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस की ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी मैरिज तो जो है दो हिंदूज में सॉलमनाइज की जा सकती है। तो अगर तो ब्राइड ग्रूम ने कंप्लीट कर लिए है 21 ईयर्स की एज एंड ब्राइड ने जो है 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है एट द टाइम ऑफ मैरिज, तभी वो मैरिज कर सकते हैं। बट एक चाइल्ड मैरिज जो है अगर कोई इससे कम एज में शादी कर लेती हैं, वो दैट इज नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल, वो मैरिज जो है वॉइड नहीं है, दैट इज नॉट ए वॉइड मैरिज, क्योंकि कहीं भी आपको इस एक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ऐसी शादी वॉइड हुई। ये सिर्फ आपको बताता है कि इतनी एज में जो है दो पर्सन्स मैरिज करती हैं तो वो वैलिड मैरिज होगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो दैट कि जो चिल्ड्रन अगर बॉर्न आउट होते हैं, ठीक है, उनको दे मस्ट नॉट बी रेंडर्ड एज बास्टर्ड्स, सो दैट्स वाई जो ऐसी चाइल्ड मैरिजेस हैं दे आर नीदर वॉइड, ठीक है, वो वॉइड मैरिजेस नहीं है। फर्दर ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टीज मैरिज करती हैं विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज जो हमने पढ़ा या स्पिंडास में, ठीक है, तो वो शादी जो है वो वैलिड नहीं होगी, दैट इज नॉट अ वैलिड मैरिज, अनलेस कि हाँ कोई कस्टम और यूसेज उसको परमिट कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ऐसी मैरिजेस जो हैं दे आर नॉट वैलिड मैरिज। नाउ इनमें से जो कंडीशंस हमें स्पेसिफाई की गई हैं, अगर कोई भी मैरिज करता है ऑलरेडी उसका स्पाउस लिविंग है, या फिर अगर कोई भी मैरिज करता है, ठीक है, स्पिंडास हैं या प्रोहिबिटेड डिग्रीज में, तो ऐसी मैरिज क्या होगी? वॉइड होगी। तो इन द केस ऑफ वन, इन द केस ऑफ फर्स्ट दैट इज कंडीशन दैट इज गिवन, एंड जो 4-5 आपको दी हैं उनमें मैरिज क्या है? वॉइड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज। उसमें हमें वॉइड मैरिजेस में दिया हुआ है कि ये मैरिजेस जो है दैट विल बी वॉइड। वेयर एज अगर हम वॉइडेबल की बात करें, तो अगर जो मैरिजेस हमें स्पेसिफाई की गई हैं दैट इज स्पेसिफाइड अंडर द क्लॉज 2, दैट इज कि अगर वो इनकेपेबल है, वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, रीअकरेंट अटैक्स आते हैं इंसैनिटी के, या वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर है या ऑफ सच ए काइंड, या फिर अनफिट फॉर मैरिज है और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, तो इन सारे पॉइंट्स में ऐसी मैरिज क्या होगी? दैट इज अ वॉइडेबल मैरिज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज। इफ यू हैव सीन, इसके रिगार्डिंग हमें कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, तो ये पॉइंट आपको कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि क्या ऐसी मैरिज वॉइड है, वॉइडेबल है, ठीक है, क्या स्टेटस क्या है ऐसी मैरिज का। हिंदू मैरिज एक्ट इज साइलेंट रिगार्डिंग दिस, so this is neither void nor voidable under this. Next is ceremonies of a Hindu marriage is given under section 11(7). अगर दो पार्टीज हैं, ठीक है, एक जो है बुद्धिस्ट बाय रिलीजन है, वी नो दैट दैट इज आल्सो हिंदू, एक जैन बाय रिलीजन है, ठीक है, जो गर्ल है वो जैन है, बॉय जो है वो बुद्धिस्ट है, क्या इनको वैलिडिटी ऑफ मैरिज के लिए क्या दोनों के रिचुअल्स को फॉलो करना होगा?
इसका आंसर हमें जो है वो सेक्शन 7 देता है। सेक्शन 7 सेज अ हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड। हिंदू मैरिज को आप सोलमनाइज कर सकते हो इन अकॉर्डिंग विद द कस्टमरी राइट्स, कस्टमरी राइट्स के अकॉर्डिंग एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी, दोनों में से किसी के भी आप फॉलो करते हो। अगर बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग हो जाए तो भी वैलिड है, जैनिज्म के अकॉर्डिंग हो जाए तो भी वैलिड है। अगर ऐसे राइट्स या सेरेमनीज इंक्लूड करते हैं सप्तपदी को, दैट मीन 7 फेरे को, तो मैरिज तभी कंप्लीट एंड बाइंडिंग हो जाती है जैसे ही 7 स्टेप ले लिया जाता है। So this is specified where such rites and ceremonies includes the saptapadi. The marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. Registration of Hindu marriage. रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज क्या है? ठीक है, क्या रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज की कंपल्सरी है? ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज इज नॉट कंपल्सरी, दैट इज ऑप्शनल। दिस इज नॉट कंपल्सरी। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, दैट डज नॉट इनवैलिडेट द मैरिज, वो मैरिज को इनवैलिडेट नहीं कर देता है। फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज, स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकती है, प्रोवाइड करते कि पार्टीज टू एनी सच मैरिज में हैव पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू देयर मैरिज entered in such manner and subject to such conditions as may be specified in the Hindu marriage register kept for the purpose. This says notwithstanding anything contained in subsection 1. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने ओपिनियन में अगर उसको नेसेसरी लगता है तो वो प्रोवाइड कर सकती है एंट्रीज ऑफ द पर्टिकुलर्स रेफर टू, इनकी वो कंपल्सरी बना सकती है उसको स्टेट्स में या किसी पार्ट में। अगर कोई भी पर्सन इनको कॉन्ट्रावीन करेगा तो वो पनिशेबल है विद अ फाइन दैट इज वेरी मिनिमल ₹25। So all rules made under this section shall be laid down before the state legislature as if they are meeting. तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, द वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज इज नो वे अफेक्टेड। व्हाट आई टोल्ड यू इज कि वैलिडिटी कोई इफेक्ट नहीं करता है। अगर कोई हिंदू मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है, दैट डज नॉट इनवैलिडेट द मैरिज। So the validity of any Hindu marriage shall in no way be affected by the omission to make an entry. There is a landmark case on this, that is Seema versus Ashwini Kumar. Next is section 9. Section 9 deals with restitution of conjugal rights, that is RCR. तो दोनों में से कोई भी फाइल कर सकता है, either wife or husband, both can file an application for RCR. तो कहाँ पे फाइल होगी पिटीशन? ऐसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगी। क्यों फाइल किए जाते हैं? अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से बिना कोई किसी रीजनेबल कॉज के, अगर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर हस्बैंड या वाइफ बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के वो विड्रॉ कर लेते हैं दूसरे की सोसाइटी से, दे विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अप्लाई कर सकती है। एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई बाय पिटीशन किसको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है, अप्लाई कर सकती है। और आरसीआर, द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड इन सच पिटीशन एंड देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, तो कोर्ट जो है डिग्री ऑफ आरसीआर द कोर्ट कैन पास। अगर ये क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या कोई रीजनेबल एक्सक्यूज था या नहीं, तो इसका बर्डन किसके ऊपर है? इसका बर्डन उस पर्सन के ऊपर है जिसने विड्रॉ किया है सोसाइटी से। The burden of proving the reasonable excuse shall be on the person, that is the respondent, on the person who has withdrawn from the society. There is a landmark case on this, that is T. Sarita versus T. Venkatarman versus T. वेंकटा सुब्बैया। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो सेक्शन 9 है दैट इज वायलेटिव ऑफ राइट टू प्रिवेसी, वो वायलेटिव है राइट टू प्रिवेसी के एंड ह्यूमन डिग्निटी के, दैट इज गारंटीड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसको कौन गारंटी करता है? दैट इज गारंटीड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के। ये क्या है? दिस इज वायलेटिव बिकॉज यू कांट फोर्स समवन, ठीक है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो किसी के साथ रहने के लिए। वेयर एज बट देयर इज अनदर केस दैट इज सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया, देयर आर नंबर ऑफ अदर लैंडमार्क जजमेंट्स आल्सो, दैट की जो सेक्शन 9 का पर्पस है दिस इज टू प्रिजर्व मैरिज।
कि सेक्शन 9 का पर्पस जो है वो मैरिज को प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट इज जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब क्या है? दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 10 कि ईदर पार्टी टू ए मैरिज, दोनों में से कोई भी पार्टी वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो एक पिटीशन प्रेजेंट कर सकती है प्रेइंग फॉर द जुडिशियल सेपरेशन। कौन से ग्राउंड्स के ऊपर जुडिशियल सेपरेशन जो है दिस इज लेसर देन डाइवोर्स। जुडिशियल सेपरेशन को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज लेसर देन डाइवोर्स। तो जुडिशियल सेपरेशन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर फाइल की जा सकती है? जो हमें डाइवोर्स के ग्राउंड्स दिए हुए हैं सेक्शन 1 में, उसके ऊपर तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ फाइल कर सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन। जो हमें 13(2) में ग्राउंड्स दिए हुए हैं उसके ऊपर सिर्फ वाइफ फाइल कर सकती है। कौन फाइल कर सकता है? ईदर पार्टी टू ए मैरिज। So either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may present a petition। वो एक petition को present कर सकते हैं, क्या specify करते हुए? They can present a petition praying for a decree for judicial separation or any of the grounds specified in subsection 1 of section 13, and in the case of a wife also on any of the grounds that is specified in subsection 2 thereof as grounds on which the petition for divorce might have been presented। This says that जहाँ पे डिक्री जुडिशियल सेपरेशन की पास होगी, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है पिटिशनर के लिए कि वो कोहैबिट करे विद द रिस्पोंडेंट, बट जो कोर्ट है एप्लीकेशन पे, ऑन द एप्लीकेशन बाय द पिटिशन ऑफ ईदर पार्टी एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट, कोर्ट रिसेंड कर सकती है ऐसी डिग्री। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज लेसर देन टाइम्स। अगर पार्टीज को लगता है कि उनको वापस से रिकंसाइल करना है, ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट एप्लीकेशन देने पे किसी भी पार्टी के एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट, द कोर्ट कैन कैंसिल द डिक्री इफ इट कंसीडर्स इट जस्ट एंड रीजनेबल टू डू सो। नेक्स्ट इज दैट इज void and voidable marriages। क्या होती हैं? दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो एनी मैरिज solemnized आफ्टर द commencement ऑफ दिस एक्ट, कोई भी मैरिज अगर सोलमनाइज की गई है इस एक्ट के आने के बाद, वो क्या होगी? नल एंड वॉइड होगी एंड मे ऑन ए पिटीशन। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी जो है पिटीशन देती है तो कोर्ट उसको डिक्लेयर कर सकती है बाय डिक्री ऑफ नलिटी। अगर वो कॉन्ट्रावीन करती है एनी ऑफ द कंडीशंस दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, कि अगर कोई स्पाउस लिविंग है, ठीक है, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में है, स्पिंडर रिलेशनशिप है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। एनी मैरिज दैट इज सोलमनाइज्ड after the commencement of this act, ठीक है, not before the commencement of this but after the commencement of this act। next is that is voidable marriage। voidable marriages का मतलब क्या है? any marriage solemnized, चाहे वो before हो या after हो, वो voidable होगी एंड उसको annul करवाया जा सकता है इन ग्राउंड्स के ऊपर कि जो मैरिज है, ठीक है, that is not consummated regarding to the importance of the respondent। दैट मैरिज कॉन्ट्रावेंशन में है, जो हमने क्लॉज सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में हमने ग्राउंड्स पढ़े थे, रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल डिसऑर्डर। सो दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर और द जो कंसेंट है पिटिशनर का या फिर कंसेंट गार्जियन के पिटिशन का, दैट वाज ऑब्टेन्ड, ठीक है, उसको कैसे लिया गया है? उसको फोर्स से लिया गया है, ठीक है, या फ्रॉड से लिया गया है, या कोई भी ऐसे मटेरियल या सर्कमस्टांसेस जो हैं कंसील किए गए हैं कंसर्निंग द रिस्पोंडेंट। तो अगर किसी का कंसेंट उसको डरा धमका के लिया जाए, सो दैट मैरिज इज वॉइडेबल। या फिर कोई मटेरियल फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस उसकी सपोज किसी की मेंटल कंडीशन के बारे में उसको नहीं बताया गया, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नहीं बताएगी, सो दैट मैरिज इज वॉइडेबल, जो एक्चुअल में पता होनी चाहिए थी। दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर, कि जो रिस्पोंडेंट है वो एट द टाइम ऑफ मैरिज वो प्रेग्नेंट थी किसी और पर्सन से अदर देन द पिटिशन, देन दैट मैरिज इज वॉइडेबल। दिस फर्दर सेज दैट नो पिटिशन फॉर एनलिंग अ मैरिज, कोई भी पिटीशन मैरिज को एनल करने के लिए फाइल नहीं की जा सकती ऑन द ग्राउंड्स दैट इज स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन्ड इफ कौन सा क्लॉज सी में हमें क्या दिया होता कि अगर कंसेंट जो है फॉर्स, फ्रॉड या फिर मटेरियल फैक्ट्स को कंसील करके लिया, ये कहता है कि अगर कोई भी इनमें से कुछ भी है, ठीक है, आप उसको नहीं एंटरटेन किया जाएगा पिटीशन, अनलेस की जो पिटीशन है
that is presented more than 1 year after the force has ceased to operate or as the case may be the force has been discovered. So अगर किसी को petition फाइल करनी है तो उसको 1 साल के अंदर करनी होगी, ठीक है, जिस दिन से फ्रॉड डिस्कवर होता है, and that should be presented within 1 year after the force has ceased to operate. The petitioner has with his or her full consent lived with the other party the marriage as husband and wife after the force has ceased to operate and that the case may be the fraud has been discovered. तो कोई भी petition जो है नहीं फाइल की जा सकती फॉर annulling a marriage if the petition जो है petitioner जो है फुल कंसेंट के साथ पार्टी के साथ रह रहा था एज हस्बैंड और वाइफ, जब फोर्स सीज कर गया था एंड जब फ्रॉड डिस्कवर हो गया था till they continue to live with each other, then that petition cannot be filed. जो ग्राउंड हमें क्लॉज डी में स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम किसी और से अदर देन द पिटिशनर, देन ऐसी एप्लीकेशन को कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी अगर पिटिशनर वाज एट द टाइम ऑफ द मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फिक्स लिस्ट। कोर्ट तभी ऐसी पिटिशन को जो है एंटरटेन करेगी अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि जो पिटिशनर है एट द टाइम ऑफ मैरिज वह इग्नोरेंट था, उसको इन फैक्ट्स के बारे में नहीं पता था कि जो प्रोसीडिंग्स हैं that have been instituted in the case of marriage solemnized before the commencement of this act within 1 year of such commencement. कि जो proceedings है वो institute की गई हैं in the case of marriage that is solemnized before the commencement of this act within 1 year. एक साल के अंदर अंदर and in the case of marriage is solemnized after such commencement within 1 year from the date of marriage. The marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery of the petitioner of the existence of the said ground. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है then only the court will entertain the petition for the annulling the marriage if the respondent was pregnant at the time by some other person other than the petitioner. So these are the grounds on which मैरिज को जो है annul करवाया जा सकता है, that is a voidable marriage. So आपको sections भी याद रखने हैं. 11 sections deals with the void marriage, that is after the commencement of this act. voidable marriage में before and after, ठीक है, उसको annul करवाया जा सकता है before the commencement और after the commencement of this act. That is given in section 12. Now divorce के grounds जो हैं वो हमें section 13 में दिए हुए हैं कि कौन से grounds के ऊपर एक marriage को जो है annul करवाया जा सकता है। तो कोई भी marriage अगर solemnize होती है whether before or after the commencement of this act, दोनों में से कोई भी पार्टी पिटीशन प्रेजेंट करके, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, ठीक है, इन ग्राउंड्स के ऊपर वो मैरिज को एनल करवा सकती है। सो 13(1) में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं उसके बेसिस पे दोनों, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, एनलमेंट करवा सकता है। 13(2) में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं उसके बेसिस पे सिर्फ वाइफ जो है मैरिज को एनल करवा सकती है। तो व्हाट इज द फर्स्ट ग्राउंड इज कि जो मैरिज सोलमनाइज हुई है, ठीक है, दैट हैज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse, that is on the basis of adultery. अगर कोई स्पाउस एडल्ट्री कमिट करता है तो मैरिज को एनल करवाया जा सकता है, बट वी नो दैट इज नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस. एडल्ट्री इज नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस. सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कोर्ट इन अ लैंडमार्क जजमेंट. लैंडमार्क जजमेंट कौन सी है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. तो बट इसके बेसिस के ऊपर जो है मैरिज कैन बी एनल्ड. सेकेंड इज अगर कोई क्रुएलिटी करता है, दैट आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज पिटिशनर को क्रुएलिटी के साथ ट्रीट किया गया, या फिर डिसर्शन के बेसिस के ऊपर भी मैरिज को एनल करवाया जा सकता है. हैज डिसर्टेड द पिटिशनर फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years, मतलब कि मिनिमम 2 years के लिए उसको डिसर्ट किया गया है किस दिन से, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन. दैट हैज सीज्ड टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, ठीक है, अगर कन्वर्जन कर ली है उसने उसके बेसिस के ऊपर भी डाइवोर्स, उसके बेसिस के ऊपर भी जो है, ठीक है, दैट कैन बी डाइवोर्स कैन बी फाइल्ड. अगर कोई पर्सन इन साउंड ऑफ, ठीक है, अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, एंड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कंटिन्यूसली मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच ए काइंड के पिटिशनर रीजनेबली नहीं रह सकता उसके साथ. तो मेंटल डिसऑर्डर के आगे हमें फर्दर दिया हुआ है कि आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि हम किस में लेके जाएंगे. अगर कोई पर्सन सफर कर रहा है फ्रॉम वायलेंट या इनक्योरेबल, दिस इज नो मोर ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, ठीक है. दिस हैज बीन रिमूव्ड, इसको रिमूव कर दिया गया था बाय द अमेंडमेंट एक्ट. सो दिस इज नो मोर, लेप्रोसी इज नो मोर अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स.
तो अगर कोई सफ़र कर रहा है फ्रॉम फिनीरियल डिसीज जो कि कम्युनिकेबल फॉर्म में है, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। अगर किसी ने रिनाउंसिएशन कर दी है, दैट हैज़ नाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, उसके बेसिस पे अगर किसी पर्सन के बारे में नहीं सुना, सपोज हस्बैंड के बारे में पिछले 7 सालों से वाइफ ने नहीं सुना, या उन पर्सन ने नहीं सुना जिन्होंने नेचुरली सुना हो सकता है, ठीक है, उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ने, दैट द पार्टी जिंदा भी है या नहीं, देन वाइफ कैन री मैरी। अगर सिमिलरली अगर वाइफ के बारे में नहीं सुना फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है, हु वुड हैव नेचुरली हर्ड ऑफ हर, उसके बेसिस के ऊपर जो है वाइफ जो है डाइवोर्स की फाइल कर सकती है, ठीक है, हस्बैंड भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है। तो दीज आर द ग्राउंड्स जिसके बेसिस के ऊपर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही डाइवोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज 1A। 13(1)(a) जो है, दीज वर एडेड बाय द, इसको अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 1964 में, दीज वर एडेड 1964 में, ये ग्राउंड्स ऐड किए गए थे। दिस सेज कि अगर कोर्ट ने जो है जुडिशियल सेपरेशन पास कर दी, या फिर कोर्ट ने जो है आरसीआर की डिग्री पास कर दी, एंड स्टिल पार्टीज के बीच में कोई भी रिजम्पशन नहीं है, कोई भी कोहैबिटेशन नहीं है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर पार्टीज के बीच में, या उसके बाद आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिग्री देयर इज नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज, एंड ग्राउंड्स के ऊपर कोर्ट जो है मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। So either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this, these are known as the breakdown grounds हैं ये marriage के, may also present a petition for the dissolution of marriage by decree of divorce on the ground that there has been no resumption of cohabitation between the parties to the marriage for a period or afterwards after the passing of the decree of judicial separation in a proceeding to which they were parties, that there has been no resumption of conjugal rights as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of the decree for RCR in a proceeding to which they were parties. So next we will study in tomorrow's lecture, learners. So these were the sections that we have studied. Section 13 will complete in tomorrow's lecture. So before I end this lecture, learners, देर इज अ बिहार के लिए स्पेसिफिकली एक बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ओनली। सो दीज आर द एजुकेटर्स दैट विल बी टीचिंग यू, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन द बैच, ठीक है, आप बैच को ज्वाइन करना है। देन ठीक है, देर इज अ वेरी गुड ऑफर दैट इज रनिंग ऑन अनअकैडमी, यू कैन जस्ट सेव योर मनी एंड यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस बैच बाय यूजिंग दिस कोड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंट्रोड्यूसिंग दिस स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है 15th ऑफ जैन को अनअकैडमी पे 12 बजे, सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस। दिस इज कर्नाटका स्टेट स्पेसिफिक बैच, सो नंबर ऑफ बैचेज आर रनिंग। वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, आपको थ्योरी के साथ साथ ये टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाएगी अनअकैडमी, एंड दीज आर द डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान्स। So thank you so much, learners. Do like the video and share it.